नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम वर्ष 2015 में हुए एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हो गया था, उसके क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। अगर आप वर्ष 2015 से 2022 तक के डिस्कशंस को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है, तो आप अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो नियमित उपयोग के लिए स्वर्ण सिक्कों का जो प्रयोग किया था, बिम कटफिशेस ने किया था। ये जो था बिम कैटफिशेस जो था एक शैव धर्मावलंबी था और इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल के आकृति मिलते हैं। इसने खुद को माहेश्वर की उपाधि खुद को दिया था, माहेश्वर की। सबसे पहले जो है ये स्वर्ण सिक्के जो है वो सबसे पहले बैक्ट्रियाई लोगों ने लाया था, जिसे इंडो ग्रीक बोलते हैं। तो इंडो ग्रीक ने सबसे सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को लाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण सिक्के लाए गए थे वो गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए थे और इन सिक्कों को अभिलेखों में दिनार बोला गया है। तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में हुआ है। अशोक का जो नामोल्लेख है कुछ और भी अभिलेखों में हुए हैं, जैसे गुर्जरा हो गया, मास्की हो गया, नेतूर हो गया, उडगेलवान हो गया। इन सब में भी अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। और अशोक का जो नाम है वो देवनाम प्रिय कहा गया है, इसमें देवनाम प्रिय। ऐसा माना जाता है कि अशोक द्वारा यह उपाधि जो है ईरानी शासक दारा प्रथम द्वारा यह दिया गया था, दारा प्रथम द्वारा यह दिया गया था। सन्नाती एक गुहा अभिलेख है, सन्नाती। इस गुहा अभिलेख में जो है अशोक का चित्र भी मिलता है। अशोक का चित्र कहाँ मिलता है? तो सन्नाती गुहा अभिलेख में मिलता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो समुद्रगुप्त जो था वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त के बाद भी आने वाले जो भी शासक हुए उन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के नालंदा और गया ताम्र अभिलेख में, नालंदा और गया के ताम्र पत्र में पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उससे पहले जो है कोई भी गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि नहीं धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे? तो धर्मपाल थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। ये विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय है वह तत्कालीन भागलपुर में है, अभी भी वो भागलपुर के क्षेत्र में अवस्थित है। धर्मपाल जो है वह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पाल शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो धर्मपाल ने ही भाग लिया था, पहला शासक था इसे भाग लेने वाला। उसने कन्नौज विजय के बाद इसने जो एक उपाधि धारण की थी उसका नाम था उत्तरापथ स्वामीन। तो उत्तरापथ स्वामीन का जो उपाधि धारण किया था वो कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देख लेते हैं। ये जो चोल है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे। और फाइनली जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो फाइनली जो जीते थे वो प्रतिहारों ने ही विजय प्राप्त की थी। ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था और यह जो हुआ था वह कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ था, कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ था। और यह जो युद्ध है लगभग 2 वर्षों तक चला था और फाइनली जो है
प्रतिहारों ने इसमें विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंगेज खान का मूल नाम था, तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमचिन नाम था इसका मूल नाम, तेमुचिन था एक्चुअली, ये तेमुचिन यह इसका मूल नाम था। चंगेज खान जो था वो मंगोलिया के आसपास का शासक था और इसका जो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में हुआ था। इसमें खास नहीं है, यही देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो शंकरदेव किससे संबंधित थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से शंकरदेव संबंधित थे। शंकरदेव जो थे वो मध्यकालीन असम के समाज सुधारक और धार्मिक थे। इनका संदेश विष्णु और कृष्ण के भक्ति पर आधारित था। इन्होंने एकेश्वरवाद की धारणा को इन्होंने बढ़ावा दिया। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय जो था उनका नाम था शरण संप्रदाय, और इसे ही असम में चैतन्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, तो कब खो दिया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय के व्यापारिक अधिकार को इसने खो दिया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण जिसे कहा जाता है, जो कि 1813 से 1858 के बीच में यह रहा था, इसे दूसरे चरण का औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है और इसमें जो है 1813 में केवल जो है चीन से व्यापार और चाय, ये दो चीज़ को छोड़कर बाकी सबका एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को समाप्त कर दिया जाता है और 1833 में कंपनी के समस्त जो व्यापार होते हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो 1833 में जो है संपूर्ण जो व्यापारिक एकाधिकार जो है उसमें समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही नहीं है, इसको देखना है, तो देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे मोतीलाल नेहरू, सही है। एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी ही है, तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो शौकत अली और मोहम्मद अली और साथ ही साथ अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, इन सब लोगों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन का जो श्रेय दिया जाता है वो अली बंधु को दिया जाता है। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरोध में प्रारंभ हुआ था और 17 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी बम्बई में। एक्चुअली इसकी जो स्थापना हुई थी वो बम्बई में तो हुई थी और इसमें ये जो है पहला जो इसका अधिवेशन होने वाला था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या है कि प्लेग बहुत तेज़ी से फैल गया था, जिसके वजह से फिर इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो बम्बई में हुआ, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, तो ये 1910 में ये सही दे रखा है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में ये भी सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में नहीं हुआ था, काकोरी जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संस्था था। इसके द्वारा 9 अगस्त 1925 को
उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नाम का स्थान पर 10 डाउन ट्रेन पर डकैती की जाती है और उसका खजाना सारा लूट लिया जाता है। और यह जो घटना है काकोरी स्थान पे हुई थी, इसलिए इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, उसको मैच करवाना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1984 में थी, सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की जो स्थापना हुई थी 1804 में हुई थी, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1814 में, तो यह गलत है। 1813 में नहीं हुआ था, जबकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1823 में हुई थी। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी 1844 में नहीं हुई थी, ये जो हुई थी 1838 में हुई थी। तो इसमें दो गलत है, पता नहीं आयोग ने क्या माना है इसका। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो कहाँ संगठित किया गया था? तो अभिनव भारत जो है वो महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। अभिनव भारत का जो इसका जो पुराना नाम था वो मित्र मेला नाम के से शुरू किया गया था, मित्र मेला, जो कि 1899 में इसको शुरू किया था बीडी सावरकर द्वारा इसको शुरू किया गया था मित्र मेला को। और इसका नाम जो है 1904 में ही अभिनव भारत कर दिया जाता है। अभिनव भारत की शाखाएं जो है महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। और ये जो अभिनव भारत था यह एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक लिखा था? तो इसके रचयिता कौन थे? तो इसके जो रचयिता थे लॉर्ड कर्जन थे। इस पुस्तक में जो है जापान कोरिया से संबंधित टॉपिक पे ये लिखा गया था। और लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1898 से लेकर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। और इसका सबसे खराब जो काम था वो था बंगाल विभाजन। तो ये भी आप ध्यान रखें, बंगाल विभाजन इसका सबसे खराब काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो सेकेंड वाले में उपस्थित थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें हिस्सा लेते हैं। और गांधी जी जो है वो एसएस राजपुताना नामक जहाज से वो लंदन पहुंचते हैं। और वहाँ पे जो है यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन में गांधी जी किस हॉल में रुके थे? तो उसका जो नाम था किंसले हॉल में यह रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो यह किस पर आधारित है? तो यह जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे और इसे आनंद मठ से लिया गया था। इसमें जो है
सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया था, जिसमें सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1770 से 1780 के बीच में यह सन्यासी विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को गवर्नर जनरल बारिंग हेस्टिंग्स ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इसे कुचलने में सफलता प्राप्त की थी। और 18 ये जो है कहाँ गया ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो ये वंदे मातरम लिखा गया था, वंदे मातरम, इसे जो है सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसकी जो स्थापना होती है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो होती है 1936 में होती है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष सहजानंद से और सचिव जो थे एनजी रंगा थे, सचिव एनजी रंगा थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो कब भाग लिया था? तो 1893 में ये भाग लिए थे। विवेकानंद के जो गुरु जी थे वो रामकृष्ण परमहंस थे और इन्हीं की शिक्षा को वो अपनाते थे। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 में शिकागो गए और वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनक्रेडिबल उन्होंने भाषण वहाँ पे दिया, अविश्वसनीय वहाँ पे भाषण दिया था। निम्नलिखित देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में पहली बार नीति घोषित की गई थी। कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करती है, जिसमें रियासतों के राजाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी रियासतों में पूर्ण प्रतिनिधि सरकार का गठन करें, पूर्ण प्रतिनिधि सरकार का वो गठन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। तो ये जो स्टेटमेंट जो दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और उसका जो रीजन दे रखा है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। असतत बोल रहा है, असतत वाहिनी नदी है। तो पहला जो है वो तो सही है, दिल्ली और आगरा के बीच अधिकांश समय में यमुना मृत हो जाती है। यमुना जो है वो असतत वाहिनी नदी है, जबकि सतत वाहिनी नदी है ये। तो यह इस तरह यह गलत हो जाता है। यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी का जो उद्गम है वो बंदरपुछ में होता है। बंदरपुछ जो कि हिमालय में ही स्थित है। और यहीं पे बंदरपुछ के यमुनोत्री हिमानी से होता है। और ये जो है गंगा की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। जो बाएं की तरफ से जो सहायक नदियां आती है वो टोन्स है, हिंडन है, शारदा है, कुंता है, हनुमान गंगा है। और जबकि दक्षिण में जो सहायक नदियां हैं इसकी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चंबल है, बेतवा है, केन है और सिंध नाम की एक नदी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सदाबहार वन का जो विस्तार है वह सह्याद्री क्षेत्र में होता है। सह्याद्री को ही हम लोग, पश्चिमी घाट को ही हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। और उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में यह सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है उसका लगभग 15% जो भाग है इन्हीं वनों से वह घिरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने के अंतर्गत जो सबसे अधिक भूमि जो है वह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है?
तो कोरोमंडल तट जो है वह कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। इसका विस्तार जो है कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वह भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्ड, इस एक जगह का नाम है फाल्ड डीवी पॉइंट है, से तमिलनाडु के कमोरिन, जो तमिलनाडु है वो कमोरिन, तमिलनाडु में है वो कमोरिन, तो यहाँ तक ये स्थित है। बाकी देख लेते हैं मालाबार तट जो है वह मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है, मैंगलोर टू कन्याकुमारी। कोंकण जो है गुजरात से गोवा के बीच में है, और उत्तरी सरकार जो तट है वह है उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र तक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, तो कहाँ उत्पादन अधिक से प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश से, इसे सोया प्रदेश भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर जो बनाया गया है वह राजघाट बांध बनाया गया है, और राजघाट बांध जो है इसका जो लाभान्वित जो राज्य हैं वो यूपी और एमपी है। यह जो है बेसिकली जो है यूपी के ललितपुर में स्थित है। इससे जो है बुंदेलखंड में सिंचाई की जाती है और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी जो लंबाई है गोदावरी की वह है 1465 किलोमीटर, और गोदावरी का जो 45% भाग जो है वो महाराष्ट्र में है, और बाकी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में यह बहता है। यह विशाल होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। लेकिन कावेरी को जो है, कावेरी को बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को, जबकि दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा की जो है समुद्र तट रेखा जो है सबसे सर्वाधिक लंबी है। कनाडा की जो समुद्र तट रेखा जो है वो लगभग 2 लाख के आसपास है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो है वो लगभग 25,000 के आसपास है। भारत की जो समुद्र तट रेखा की लंबाई जो है वो 7600 है, 7600 के आसपास, और ब्राज़ील की जो है वो लगभग 7500 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो ब्लैक होल की सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर ने दी थी। ब्लैक होल जो है एक खगोलीय क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर, इन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा दिया था जिसका जो वैल्यू था 1.4 ms था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में जो ज्वालामुखी द्वीप है वो एकमात्र है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट वेलेर से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसका जो पहला उद्गार हुआ था बैरन का वो 1787 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका उद्गार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और यह जो है दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में है। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में यह स्थित है। और इसके अलावा देख लेते हैं ये जो माउंट किलिमंजारो जो है माउंट किलिमंजारो जो है वह अफ्रीका में है। माउंट ताल जो है वह है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ज्वालामुखी दे रखे हैं और उसके देश दे रखे हैं, तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं। दे रखा सबसे पहले सवनकाया, तो सवनकाया जो है वो पेरू में है, तो देख लेते हैं। ए का 2 हो जाएगा पेरू। माउंट एटना जो है इटली में है, बी का ए हो जाएगा। माउंट कोलिमा जो है मैक्सिको में है, तो सी का 4 हो जाएगा। और माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में है, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। बॉइलिंग लेक जो है डोमिनिका में है, ये सही दे रखा है। 5 फ्लावर जो झील है वो मंगोलिया में नहीं है। 5 फ्लावर झील जो है वो है, ये जो है वो चाइना में है, ना कि मंगोलिया में है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 5 फ्लावर झील जो है वह चाइना में है, ना कि मंगोलिया में। रेड लेगून जो है बोलिविया में, सही दे रखा है। ग्रेट स्लेव लेक जो है कनाडा में, तो ये सही है, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहा जाता है बैकाल झील को कहा जाता है, बैकाल लेक को कहा जाता है। यह जो है बैकाल लेक है जो विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में है, रशिया में पड़ता है, ये साइबेरिया क्षेत्र में यह स्थित है, और इसे ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो यूरेनियम का जो बृहत्तम भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन करंट में जो है वह कजाकिस्तान में सर्वाधिक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार अभी जो है वर्तमान में वह कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो बॉक्साइट का जो है ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आप ध्यान रखेंगे, यह एल्युमिनियम का यह अयस्क होता है। और बॉक्साइट में जो है एल्यूमिना की जो मात्रा होती है वो 55 से 65% के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो जनसंख्या का घनत्व है, रहन सहन का जो स्तर है ये नहीं है, जनसांख्यिकी में ये नहीं आता, लिंगानुपात आता है, और ग्रामीण शहरी जनसंख्या भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो देख लेते हैं। देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से व्यावसायिक ढांचा होता है, ये नहीं, इसको नहीं, ये नहीं होगा। कार्यकारी जनसंख्या का आकार, ये भी नहीं होगा। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, ये होगा, क्योंकि यह पूछ रहा है व्यावसायिक ढांचा मतलब कि कारोबार में कितने लोग संलग्न हैं, तो विभिन्न व्यवसाय में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि जो है वह प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो वर्तमान में जो है वह निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है, मतलब कि जनसंख्या की जो परसेंटेज है वो तो बढ़ रही है, लेकिन घट रही है, लेकिन जो है ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। इसमें जो देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो अवस्था होता है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर जो है, जन्म दर और मृत्यु दर वो दोनों जो होता है उच्च बना रहता है। और सेकंड अवस्था में जो होता है वह जन्म दर तो उच्च बना रहता है, जन्म दर जो है उच्च बना रहता है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो उसमें गिरावट आती है। और तृतीय अवस्था जो होता है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है। और वर्तमान में जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है निश्चित रूप से गिरावट का रुझान प्रकट कर रही है, लेकिन जो है उच्च वृद्धि दर से गुजर रही है। तो चौथा स्टेज पे हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो किसका प्लेटफॉर्म है? औद्योगिक विकास का, सही है। आधुनिक सेवा क्षेत्र का विकास, ऑब्वियस सी बात है, जहां आधुनिक सेवा मिलेगा वहाँ नगर में ही मिलता है। प्रसंस्कृत आय अवसरों का निर्माण का, ये भी सही है। तो इस तरह तीनों ही सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी 2011 के जनसंख्या के अनुसार।
तो बिहार में जो है लिटरेसी रेट सबसे कम है, 61.8% है बिहार का लिटरेसी रेट। और देख लेते हैं इसमें उड़ीसा का जो है वो लगभग 65% के आसपास है। झारखंड का जो है 66% के आसपास है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? तो इनमें से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मतलब कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पूछ रहा है। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर महिला और पुरुष में जो अंतर आएगा उत्तर प्रदेश में आएगा। लेकिन ओवरऑल जो इंडिया में जो है सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में जो अंतर है वो है राजस्थान में। तो इसको आप याद रखेंगे। और सबसे कम जो आएगा इसमें केरला में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो वेल नोन क्वेश्चन है, ये लॉर्ड रिपन को यह माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। यह जो है लॉर्ड रिपन के अनुसार देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ तभी होगी जब वहाँ पे स्थानीय स्वशासन विकसित होगा। और इनके अनुसार प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका, तहसील बोर्ड बनाने का प्रावधान हुआ। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साधन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा का जो अधिकार वो लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ये तो है ही। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये भी है। काश्तकारी अधिनियम भी है। बहुफसली योजना जो है इससे भूमि सुधार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह जो है आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूचना का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, तो गलत बात है। सूचना का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है, तो बिल्कुल सही है। और यह विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों है, तो इस तरह बी और सी होना चाहिए इसका आंसर। सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में आया था, जैसे संसद ने 15 जून 2005 को इसको स्वीकृति दे दी गई थी और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो यह ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 को जो है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 जो कि 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। और दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 तथा 20 के साथ अनुच्छेद 19 भी मान्य रहेगा। तो 19, 20 और 21 भी इसमें मान्य रहेगा अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता ये भी नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता ये बिल्कुल सही है। पूरे भारत में एक ही नागरिकता आप ले सकते हैं। और नागरिकता का जो अनुच्छेद है वह 5 से 11 में दिया गया है, जो कि भाग 2 से में इसका वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रावधान दे रखे हैं और संविधान के अंतर्गत
अनुच्छेद संख्या दे रखा है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। विधि के सम्मुख समानता, इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 है, कहाँ देख लीजिए, ए का 3 हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार जो इसका आर्टिकल है वो 41 है, तो बी का हो जाएगा 4। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, तो मानवीय स्थिति ये जो है आर्टिकल हो जाएगा 42। और बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा अनिवार्य जो है आर्टिकल 45, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद के सदस्य की निर्णयताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 103 इसके लिए वर्णन है। अनुच्छेद 130 के अनुसार संसद के सदस्यों की निर्णयताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो आप देख लीजिए सीधा, ये एक संवैधानिक संस्था है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो गठन का जो आर्टिकल है वह 243 के 1 में इसका राज्य वित्त आयोग का गठन का चर्चा किया गया है। और जो कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वह राज्यपाल द्वारा हर एक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, तो देखते हैं। स्टेटमेंट है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और इसका रीजन जो दे रखा है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ये जो है ये भी स्टेटमेंट सही है और इसका रीजन भी सही है, लेकिन जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की उच्चतम विधायी संस्था है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण बिल्कुल सही है, किंतु उसका सही व्याख्या नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट भी वही है, स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। चलिए देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, उसका रीजन जो दे रखा है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं दे रखा है, क्योंकि इसका लंबा होने का कारण ये अमेरिका के मौलिक अधिकार है, यह सही नहीं है। तो इस तरह आंसर जो है, अब स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन इसका कारण सही नहीं दे रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो संविधान में अनुच्छेद है वो 155 है। 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य संबंधित से कौन सा आयोग नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो सरकारी आयोग है, बिल्कुल सही है। राजमन्नार आयोग है, ये भी सही है। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह केंद्र संबंध से संबंधित नहीं है। यह जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वह चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। और पुंछी आयोग भी केंद्र संबंध से संबंधित है। इसका ईयर देख लेते हैं। सरकारी आयोग का जो ईयर है वह है 1983। राजमन्नार जो है वह 1969 में स्थापित की गई थी। पुंछी आयोग जो है वह 2007 में की गई थी, और जबकि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है वह 1998 में स्थापित की गई थी। तो इसको भी देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ऐसे ये जो है अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, इनको है यह। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किया जाता है। इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आंसर इस तरह।
73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 73वें संविधान संशोधन, और द्वारा इसको जो है वह भाग 9 की अनुसूची 11 में जोड़कर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक आधार दिया गया था। और 11वीं अनुसूची में जो है वह टोटल 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने का अधिकार है। पंचायती राज दिवस जो है हर एक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्य को 51(1) में सम्मिलित किया गया है, आंसर बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था उसके तहत जो है 10वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, इन्हें 51(1) में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है और 86वां संविधान संशोधन में 11वां जो है 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, उसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, कब किया गया? मार्च 2014 को हस्ताक्षरित किया गया। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के बाद ही तेलंगाना राज्य बनता है जो कि 20 फरवरी 2014 को बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? 2008 में पारित हुआ यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्तर वाले जो है वो होगा। 86वें संशोधन जो कि मैंने बताया 2002 में हुआ था, उसके अनुसार अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो आर्टिकल 1 to 3 है, आप इसको याद रखना है। ये अध्यादेश की जारी जो शक्ति है वह 123 के तहत राष्ट्रपति देता है अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सत्र में ना हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि बिना देरी किए कार्यवाही आवश्यक है, तो ऐसे में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो कृषि है जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी हो, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रारंभ की गई थी, तो कौन से दशक में? 20वीं सदी के कौन से दशक में? तो यह जो था 20वीं सदी के 7वें दशक में, मतलब कि 7वें दशक, मतलब इसको आप देख सकते हैं 1966-67 में यह शुरू हुआ था हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जो भारत में जनक हैं वो स्वामीनाथन जी हैं, MS स्वामीनाथन। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे और केंद्रीय कृषि मंत्री जो थे सी सुब्रमण्यम थे, इन्होंने काफ़ी भूमिका इसमें निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया?
तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था योजना आयोग का अंत। योजना आयोग जो है उसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। लिख देता हूं मैं, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह योजना आयोग के जगह पे ही की गई थी। और इसके जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? नहीं करता, उसको देखना है। तो नाबार्ड जो है इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। नाबार्ड जो है कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वालों ऋणों में वृद्धि की सहायता के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योग, गृह एवं ग्राम उद्योग, ग्रामीण कलाओं की आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं और इसे हिंदी में और भी एक बोलते हैं अभिसारी या उनतोदर, इस नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो इसको मैं लिख देता हूँ। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। इस तरह उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र अधिक हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों के पीछे के यातायात में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CFL का पूर्ण रूप है, CFL का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या है CFL का फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये नंबर हो जाएगा आंसर इसका। इससे जो है ऊर्जा की बचत होती है, CFL से जो है ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को दिया गया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। और ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन को वह 1921 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि तो देख लेते हैं, इसका जो रीजन है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। तो इसका रीजन ये है। प्रेशर कुकर में वायुदाब जो है सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना हो जाता है और इसी कारण पानी लगभग नॉर्मल जो है 100 डिग्री पे बॉयल करता है, लेकिन इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है और इसमें ऊष्मा अधिक होती है, जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने के लिए कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट जो है इसका उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। पॉलीएमाइड जो है, पॉलीएमाइड जिसे केवलर भी बोलते हैं, पॉलीएमाइड को केवलर बोलते हैं। पॉलीएमाइड का प्रयोग जो है यह बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट में, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, इसे ही ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित है उसको मैच करवाना है, तो देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से दांत क्षरण होता है, ऐसा गलत है। फ्लोराइड प्रदूषण से भोपाल गैस त्रासदी में फ्लोराइड प्रदूषण हुआ था, गलत है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये अम्ल वर्षा, ये भी गलत है। ओजोन रिक्शा से चर्म कैंसर होता है, तो ये सही दे रखा है। एक्चुअली भोपाल गैस त्रासदी से मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था गैस,
और ये जो दांत क्षय जो है, दांत क्षय जो होता है वह फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है, तो इससे ये होना चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड से ही अम्ल वर्षा होता है, तो इसको एक्चुअली मैच कराने टाइप का पूछ दिया था ये, मतलब उल्टा कर दिया था। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा, ओजोन रिक्तता के कारण जो होता है चर्म कैंसर होता है। ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है। और यह जो है ओजोन जो है मुख्यतः समताप मंडल में ही पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और इसका जो रेंज होता है वह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में होता है, परंतु इसका सर्वाधिक जो केंद्रण होता है, मतलब कंसंट्रेशन जो इसका ज़्यादा होता है, वो 20 से 35 किलोमीटर के आसपास में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ओजोन जो है, ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की लगभग 95% मात्रा अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत के अवक्षय के परिणाम स्वरूप परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे मानव व पशुओं में त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का जो प्रयोग है उसमें ना चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में किया जाता है। टेफ्लॉन जो है एक कठोर पदार्थ है। यह उष्मा, अम्ल और क्षार पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह उष्मा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अम्ल डालोगे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्षार डालने पे भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक होता है, यह। इसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो किया था बीसी देसाई ने किया था। सीबी देसाई इसमें लिख दिया है, जबकि बीसी देसाई होना चाहिए, बीसी देसाई। और इसका जो खोज हुआ था सर्वप्रथम बीसी देसाई द्वारा 1939 में किया गया था। और आपको पता है ये गोबर गैस प्रणाली जो है वो सड़े गले जो उत्पाद होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, वो उससे वो बनाया जाता है, और ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। ऊन जो है एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च, नहीं ये गलत है। ये संश्लेषित फाइबर है, तो ये गलत है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, सही है। फ्लोरीन जो है वह एक कार्बन का एक अपरूप है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज से क्या निकलता है जिसके कारण आंसू आते हैं? तो सल्फेनिक एसिड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सल्फेनिक एसिड की वजह से ही ये वो जो है आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो सिलिकॉन है। इसमें जो होता है आईसी बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं। और ये जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन जो होता है एक अर्धचालक है। इसके अलावा अर्धचालक में है जर्मेनियम भी है, अर्धचालक है। अर्धचालक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसमें मैं बताता हूँ। अर्धचालक दो प्रकार का होता है। एक जो होता है पी टाइप अर्धचालक होता है, और दूसरा जो होता है वह एन टाइप होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के आधार पर आवेशों का संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव में होमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। विटामिन सी की वजह से कौन सा कमी, उससे कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, तो ए का डी हो जाएगा। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता होता है या एनीमिया होता है इससे, तो ए का 3 हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा, आपको इसको ध्यान देना है। तो कैल्शियम तो जरूरत पड़ता है, फास्फोरस की जरूरत पड़ता है, फ्लोरीन की भी जरूरत पड़ती है। आयोडीन का जो है वह दांत के और अस्थि के मजबूती से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो विटामिन डी का जो है उसका रासायनिक नाम जो है वह कैल्सीफेरॉल है। आपको कमेंट में बताना है कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है कीटों से, इंसेक्ट से इसको उत्पन्न किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का केमिकल्स होता है। यह एक्चुअली जो फेरोमोन्स होता है केमिकल होता है जो अपोजिट लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध से संबंधित है, आप सबको पता होगा ये। और ये श्वेत क्रांति का जो आरंभ हुआ था, दूध क्रांति का जो आरंभ हुआ था 1964 से 65 के बीच में हुआ था। और इसके जो प्रणेता कहे जाते हैं वो वर्गीज कुरियन थे, वर्गीज कुरियन। और वर्तमान में जो दूध के उत्पादन में जो है भारत वर्तमान में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से संबंधित है बेसिकली। इसके बारे में मैंने बता ही दिया था। इसका जो हरित क्रांति जो शुरुआत की गई थी 1966-67 में की गई थी। और वर्ल्ड में जो है हरित क्रांति का जो श्रेय दिया जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, हरित क्रांति के बाद जो है वो 1951 से 61 के बीच में 17 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था गेहूं का। लेकिन 1966 से 76 वाले दशक में यह जो उत्पादन जो बढ़ गया था और 49 मिलियन टन हो गया था। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीएनजी है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नंबर सही हो जाएगा। सीएनजी जो है ये भी एक प्राकृतिक गैस की तरह होता है, जिसमें सीएनजी में जो है मिथेन, इथेन और प्रोपेन ये इससे बना होता है। प्राकृतिक गैस की तरह यह रंगहीन होता है, रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होता है। इसमें मिथेन की मात्रा जो होती है CH4, मिथेन की जो मात्रा होती है वो 75 से लगभग 98% होती है सीएनजी में। और बस इसको इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ WWW। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका ये आपस में हाइपर टेक्स्ट से जुड़ते हैं। और इसके जो आविष्कारक थे वर्ल्ड वाइड वेब के टी वर्नस ली थे। इसको आप याद रखिएगा, टी वर्नस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो शक्ति और खाद जो देने वाला है वह बायोगैस संयंत्र है, बायोगैस प्लांट है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन के से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठन में मैंने बताया इसमें मीथेन होता है, मीथेन यहाँ से ऐसे लिखेंगे, मीथेन का जो मात्रा होता है 65% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होते हैं। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं, अतः अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की जो फसल है वो जेट्रोफा है। जेट्रोफा के अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसका नाम है, लिख देता हूँ। एक बोलते हैं इसे रतन जोत, फिर बोलते हैं जंगली अरंडी, और बंगरेड़। तो आपको ये सब में कोई सा भी ऑप्शन रहे तो आप मान के चलेंगे बायोडीजल की फसल में। इसके बीज में जो है तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें लगभग 1.05 kg में लगभग 1 किलो जेट्रोफा का तेल निकल जाता है। और जेट्रोफा का तेल को बिना रिफाइन किए हुए ईंधन में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसके कारण वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित मिलान करना है, देखते हैं। पर्वत दे रखा है, तो पर्वत सर्वाधिक अस्थाई तंत्र है, तो सही है।
अजैविक अवयव जो है विषाणु है, ये भी सही है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। पर्वत जो है सर्वाधिक अस्थायी नहीं, पारिस्थितिकी नहीं है ये, जबकि महासागर होना चाहिए, सॉरी महासागर होना चाहिए। अजैविक अवयव जीवाणु, जीवाणु जो है जैविक अवयव है। हरे पौधे जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बेस्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्षा जो है के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो नहीं, ये गलत है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो सबसे पहले संकल्पना जो दिया था 1935 में, A.G. टांसले, लिख देता हूं A.G. टांसले, इसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित था, तो चिपको आंदोलन जो संबंधित था वो था पादप संरक्षण से संबंधित था। चिपको आंदोलन का जो हुआ था वो शुरुआत जो हुआ था 1973 में उत्तराखंड के चामोली में। पहले तो उत्तराखंड यूपी साथ में था, तो उत्तराखंड के चामोली में यह 1973 में यह शुरू हुआ था। और इसमें क्या होता था कि इसमें पुरुष और महिला दोनों वृक्ष की कटाई का विरोध करते हुए इससे चिपक जाते थे। और इसके जो प्रणेता जो थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इसमें एक वाक्य इसमें फेमस हुआ था चिपको आंदोलन में, मैं बता देता हूँ। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो संतृप्त क्षेत्र जो है वो है वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है वो वहाँ जो है जैव विविधता जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और जैव विविधता दिवस जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा हर एक 22 मतलब प्रत्येक 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता इस पश्चिमी घाट के अलावा पूर्वी हिमालय में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो कम क्यों हो रहे हैं जैव विविधता? तो आवासीय विनाश के कारण हो रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रहने के लिए रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल जो है वह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बेस्ट है। यह एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क दे रखा है और राज्य दे रखा है, उससे मिलान करना है, तो देख लेते हैं। डाचीगम कहाँ है? डाचीगम जो है जम्मू कश्मीर में है, तो A का 2 हो जाएगा। पापीकोंडा जो है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, तो B का 1 हो जाएगा। सरिस्का जो है राजस्थान में है, और बांदीपुर जो है कर्नाटक में है, तो A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यही होना चाहिए। अच्छा, जैव विविधता का जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। 1985 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, और वाल्टर जी रोजन द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो कौन थे? PM संगमा जो थे, PA संगमा, वो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, उसको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। औद्योगिक वित्त जो है, इंडियन फाइनेंस जो है वो सिडबी द्वारा कार्य संचालित किया जाता, सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारतीय निर्माण द्वारा, सही, ये सही दे रखा है। ग्रामीण साख जो है नाबार्ड द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। ग्रामीण रोजगार जो है SJSRY द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो है ये जिसका जो फुल फॉर्म है, पहले इसको देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यह जो है केंद्र सरकार द्वारा यह चलाया गया था, जो कि 1 दिसंबर 1997 को यह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैच करवा लेते हैं। जननी श्री बीमा योजना 2000 में आई थी, सही दे रखा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है 2005 में, भी सही दे रखा है। मनरेगा जो है 2003 में नहीं आया था, मनरेगा जो है 2005 में यह वो अधिनियम आया था, अधिनियम बना था, और 6 में योजना शुरुआत हुई थी, और 9 में जो है 2009 में यह मनरेगा इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हिस्सा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? तो यह जो है भारत निर्माण का यह हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो यह बंधुआ मजदूरों से यह संबंधित है, हाली पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलान करते हैं, देखते हैं। खनिज एक समय के बाद वो समाप्त हो जाता है, तो खनिज जो है समाप्त होने योग्य, A का 3 हो जाएगा। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, असमाप्त है, असमाप्त होने योग्य, तो B का 4 हो जाएगा। बायोगैस जो मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, CH4 और CA2 का, तो C का 2 हो जाएगा। और वन अप्रोपन से वर्षा अधिक होगी, तो ये D का 1 हो जाएगा। इस तरह आंसर जो है A हो जाएगा। A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। तो यह जो है क्यू, जो कि इंग्लैंड में है, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, और उसी के बाद 1987 बाद ही ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैच करवाना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है, तो यह बेनिस शहर को कहा जाता है, रोम को नहीं कहा जाता है, यह बेनिस को कहा जाता है। पहला ये हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लोरेन कोयला क्षेत्र जो है फ्रांस में, सही है। वेस्ट मिडलैंड्स जो है बर्मिंघम में, ये भी सही है। टूला जो है रूस में, ये भी सही है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एड्रियाटिक सागर की रानी जो है वेनिस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो यह मंगोलियाड जो है वह उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अमेरिकन इंडियन हैं, और ये दक्षिण अमेरिका के प्राचीनतम निवासी भी हैं। ये मंगोलियाड प्रजाति की शाखा हैं, और भूगोल वेत्ता मानते हैं कि इनका जो है भूखंड जो है वो 20,000 से 15,000 वर्ष ये पूर्व आए थे रेड इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो प्रातःकालीन शांत स्थल जो है वह कोरिया को कहा जाता है। कोरिया जो है वह ईस्टर्न पार्ट है, एशिया का यह ईस्टर्न पार्ट में आता है, और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। आपको कमेंट में बताना है कि उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप प्रोग्रेसिव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।